हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में एक लंबा गैप हो चुका था, जिसको रिकवर करने के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ न्यू टॉपिक्स के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमिली। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देना चाहती हूँ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, फिगर ऑफ स्पीच आपको हेल्प करता है जब भी आप कोई पोएट्री पढ़ते हैं या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेनली हेल्पफुल रहेगा 8th to 12th तक के बच्चों के लिए। अब जितने भी 8 to 12 तक के बच्चे हैं, प्लीज फोकस करके पढ़िएगा। ये आपकी पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच जो टॉपिक है, ये आपकी पोएट्री जो आप सॉल्व करते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट वन है हमारा सिमिली। सिमिली किसे कहते हैं? कोई भी दो डिफरेंट वर्ड्स को जब हम इन तीन वर्ड्स लाइक, एज, सो, इन तीनों वर्ड से कंपेयर करते हैं। डेफिनेशन देख लेंगे। टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद वर्ड्स। कोई भी दो डिफरेंट थिंग जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं तीन वर्ड के आधार पर, लाइक, एज, सो, जिनके बीच में लगा हुआ होगा, वही हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सिमिली है। सिमिली में सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। सिमिली को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दूसरी चीज, हम इसको उपमा अलंकार के नाम से हिंदी में है। हमने देख लिया डेफिनेशन, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज एज टॉल एज अ माउंटेन। वो कितना लंबा है? माउंटेन के बराबर, मतलब वो व्यक्ति इतना टॉल है कि वो एक माउंटेन के जैसा प्रतीत होता है। सेकंड वन है, द इंटरनेट इज लाइक विंडो टू द वर्ल्ड। मतलब लाइक से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एज था, यहाँ पे लाइक है। द इंटरनेट इज लाइक विंडो टू द वर्ल्ड। इंटरनेट एक ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा हम झांक कर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। चलिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है मेटाफर, उसे देखते हैं और पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, मेटाफर। मेटाफर की डेफिनेशन पहले हम देख लेंगे। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। इसमें भी दो चीजों को, यानी दो आइडियाज को या दो थॉट्स को या दो वर्ड्स को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लाइक, एज और सो जैसे ही हमने सिमिली में यूज किए थे वो यूज नहीं किए जाएंगे। सेकंड है हमारा कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स और आइडियाज। मतलब दो चीजें अनरिलेटेड हैं लेकिन उन्हें कंपेयर करके दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, द पीक ऑफ हिज कैरियर। कोई भी कैरियर जो है वो किसी की चोटी पर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, द पीक ऑफ हिज कैरियर। वो अपने कैरियर की बिल्कुल चोटी पर है, ऐसा इसमें दिखाया गया। तो जहां पर भी ऐसी दो अनरिलेटेड चीजों को कंपेयर किया जाएगा, वहां पर हम समझ जाएंगे मेटाफर का यूज हुआ है। और हिंदी में हम मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, लाइफ इज जर्नी। जर्नी क्या होती है? जब हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जा रहे हैं किसी भी यात्रा के लिए, उसे हम जर्नी कहते हैं। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो क्या लाइफ यात्रा है? नहीं, हम कोई यात्रा पे थोड़ी ना निकले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिंदगी को, लाइफ को एक जर्नी से कंपेयर किया गया है। कभी कभी हम एग्जाम्पल ऐसे भी देखेंगे, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस रेस। तो क्या लाइफ रेस है? नहीं, लाइफ एक जीवन है जो चलता चला जा रहा है, रेस एक दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो दोनों ही चीज को हमने कंपेयर किया गया, लेकिन दोनों ही कैसी हैं? अनरिलेटेड हैं। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है अब हम देखेंगे डेफिनेशन के थ्रू। टू वर्ड्स टुगेदर विद डिफरेंट मीनिंग आर यूज्ड। कोई भी दो शब्द जो कि एक साथ मिलकर आएंगे किसी भी सेंटेंस में, लेकिन दोनों का ही मीनिंग डिफरेंट होगा। यहाँ डिफरेंट की जगह अगर हम ऑपोजिट भी बोल देंगे तो भी कोई ज्यादा अंतर हमें नहीं लगेगा। कोई भी दो ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग ही बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन वो एक साथ दोनों को दिया गया है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इट इज एन ओपन सीक्रेट। जो चीज ओपन है वो सीक्रेट कैसे होगी, या फिर जो चीज सीक्रेट है वो ओपन कैसे होगी? यहीं पर आपको दिख रहा होगा कि ओपन का मतलब खुला हुआ होता है और सीक्रेट का मतलब जो बात किसी को पता ही ना हो। तो ओपन सीक्रेट जहां पर आ गया तो वो कहा हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, ऑक्सीमोरन का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, हैविंग नथिंग, कुछ नहीं है। ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है। हैथ एक
बहुत पुराना ब्रिटिश वर्ड है। ये एक क्या है, ब्रिटिश वर्ड है जिसका दूसरा मीनिंग है हैविंग, या कह सकते हैं हैव। तो उसके पास कुछ न होकर भी सब कुछ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो दोनों ही मीनिंग क्या है, ऑपोजिट हैं। और जब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंस या वर्ड्स एक साथ मिलकर एक वर्ड में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं तो वहां पर क्या देंगे हम, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हिंदी में हम विरोधाभास अलंकार भी के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं। मानवीकरण अलंकार मतलब वो सारे अलंकार जिनमें निर्जीव चीजों को जीवित चीजों से कंपेयर किया जाता है, या फिर उनके रूप में, मतलब उनकी ऐसी कोई एबिलिटी या एक्टिविटी दिखा दी जाती है जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है। यही हम डेफिनेशन देखेंगे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड टू सीम लाइक लिविंग, मतलब वो सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के साथ। इट इज मच यूज्ड इन विजुअल आर्ट्स, ये ज्यादातर विजुअल आर्ट्स में दिखाए जाते हैं। विजुअल आर्ट्स में इनका ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रस्तुत आपके सामने किया जाएगा, तो वहां पर हम समझ जाएंगे मानवीकरण अलंकार है, या फिर इंग्लिश में आप कहें तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वहां पर यूज हो रहा है। इसी के अनुसार जब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका द विंड शाउटेड, हवा चिल्ला रही है। क्या हवा चिल्ला सकती है? कभी भी नहीं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चिल्ला सकता है, कुत्ता, इंसान, ये सारी चीजें चिल्ला सकती हैं, लेकिन कभी भी हवा चिल्ला नहीं सकती। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका द फ्लावर्स डांस्ड, क्या फूल नाच सकते हैं? नहीं। नाच कोई भी लिविंग थिंग सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है हमारा फ्लावर, तो फ्लावर कभी नाच नहीं सकता। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा मेटोनियम। मेटोनियम इज द यूज ऑफ लिंक्ड टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। मेटोनियम वो अलंकार है, लक्षणा अलंकार भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। लक्षणा अलंकार मतलब कोई भी एक चीज जो कि दूसरे की तरह लक्षण दिखा रही है या फिर प्रतीत हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हमें तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। द पेन इज माइटर देन सॉर्ड, मतलब पेन है वो क्या है, तलवार जैसा कार्य कर सकती है। मतलब पेन में इतनी ताकत है, किसी एक पेन में कह सकते हैं कि जो लिखावट है, पेन के द्वारा जो लिखावट दी गई है उसमें इतनी ताकत है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र सम्मान को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। वह वही काम एक स्वॉर्ड भी कर सकती है कि किसी को मार भी सकती है। तो पेन को यहाँ पे कंपेयर किया गया है तलवार से। नेक्स्ट वन है आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। लाइक टू रीड शेक्सपियर, मुझे शेक्सपियर पढ़ना पसंद है। शेक्सपियर को पढ़ना पसंद नहीं है, शेक्सपियर के द्वारा जो हमें पोइट्री लिखी गई है, उनके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा जो भी पोइट्रीज लिखी गई हैं वो हमें पढ़ना पसंद है। इसका मतलब यहाँ पे पोइट्री का तो नाम नहीं आया, लेकिन हमने समझ गए कि जो शेक्सपियर के द्वारा पोइट्री लिखी गई है वो मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। आई होप पर्सोनिफिकेशन और मेटोनियम आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपोइया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनिवाचक अलंकार। तो ध्वनिवाचक अलंकार हमें क्या समझाता है? एक्चुअल साउंड वर्ड्स, मतलब ये कोई वर्ड्स नहीं है, बट ये जो नॉर्मल साउंड पे, मतलब कोई भी एक साउंड है उसी को नाम दे दिया गया है। जैसे कि बम फटता है तो बुम की आवाज आती है, तो वो बुम क्या है, हमने यहाँ पर ध्वनिवाचक अलंकार के रूप में रख लिया है। सेकंड है हमारी बी। बी जो हमें साउंड निकालती है वाला, तो उसको हमने नाम दिया है बज। जो हमारा स्नेक है वो हिस करता है, पॉपकॉर्न फूटता है तो पॉप करता है, पानी गिरता है तो स्प्लैश करता है। उसी प्रकार जैसे चूड़ियां छन की आवाज करती हैं, पायल छन छुन की आवाज करती है। तो इन सारे एक्चुअल साउंड्स को हमने वर्ड दे दिया है, उसे हम बोलते हैं ओनोमोटोफोइया। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब किसी भी छोटी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह देना, बता देना या व्यक्त कर देना। डेफिनेशन देखेंगे हम, थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर एज दे आर नॉट इन रियल,
मतलब वो सारी चीजें जो कि हकीकत में उतनी ज्यादा बड़ी चढ़ी नहीं है जैसे कि बताई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें हजारों दफा समझाया है, क्या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हजार, एक्चुअल में अगर लॉजिकली देखा जाए तो हजार बार समझा सकता है? नहीं, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेंगे, एज थिन एज टूथपिक, मतलब वो इतना पतला है जितनी की एक टूथपिक होती है। टूथपिक कितनी पतली होती है? क्या उतना पतला कोई भी व्यक्ति हो सकता है? नो, दिस इज नॉट अ ट्रू सेंटेंस। बट यहाँ पे कंपेयर किया गया है थिन को, पतलेपन को, किससे? टूथपिक से, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में माना जाएगा। आई एम सो हंग्री दैट, मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ कि क्या? एक हॉर्स, मतलब एक घोड़ा मैं खा जाऊं, मैं इतना भूखा हूं या भूखी हूं। क्या ये पॉसिबल है कि इतनी भूख किसी को लग सकती है कि वो एक घोड़ा खा सकता है? नॉट पॉसिबल, वेरी रॉन्ग। और इसको हम फिर से क्या कहेंगे? हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच या फिर अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में जानेंगे, जहां पर भी किसी भी एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा विकराल रूप दे दिया जाए, उसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार या फिर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा पन। तो नेक्स्ट वन जैसे कि मैंने आपको बताया था है पन। पन को हम हिंदी में श्लेषला अलंकार के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लास्ट फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं क्योंकि मेनली आपके 8 ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब हम श्लेषला अलंकार को अगर हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वो सारे अलंकार जिन सेंटेंसेस में एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है, लेकिन उन बार बार रिपीट करने पर उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहेगा। अब देखेंगे इंग्लिश में, व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड, एक शब्द जो कि इस्तेमाल किया जाता है वंस, बट इट गिव्स मोर देन वन मीनिंग, कोई भी एक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है एक बार, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अलग निकल कर आएगा। उसी तरीके से जब हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, योर हर्ट इज ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, आपका जो दिल है वो कब्र है। अरे किसी का दिल कब्र कैसे हो सकता है? ऐसे, वेयर योर ओल्ड फ्लेम्स रेस्ट इन पीस, जहां पर आपके सारे राज दफन हैं। आपका दिल उस कब्र की तरह है जहां पे आपके सारे पुराने राज दफन हैं। सेकंड वन देख लेंगे, यहाँ पे ग्रेव का मतलब कब्र है, लेकिन यहाँ पे कब्र से उसको तुलना की गई है, ना कि उसको कब्र दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जो राज हैं वो क्या है? यहाँ पर आपके दफन है पुराने। नेक्स्ट, अ बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट, कोई भी एक, हमने एग ले लिया और उसे बॉईल कर दिया, जैसे हमें सुबह ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग खाना है तो हमने एग बॉईल कर दिया, तो क्या हम उस बॉइल्ड एग को तोड़कर वापस से ऑमलेट बना सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें यही समझा रहा है। आई होप मैंने फिगर ऑफ स्पीच में जितना भी आपको समझाया होगा आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही आपके लिए न्यू और डिफरेंट टॉपिक्स लाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।